हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में। अभी के समय में टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सभी लोग किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर की एक रिनॉन्ड कंपनी इन्फोसिस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इस वीडियो में हम इन्फोसिस के चेयरमैन एन.आर. नारायण मूर्ति के लाइफ स्टोरीज के बारे में जानने वाले हैं। इसके साथ ही हम उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिन्होंने इन्फोसिस के इस्टेब्लिशमेंट के समय नारायण मूर्ति जी का फुल सपोर्ट किया, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि वो इंडिया के बेस्ट कपल्स में से एक हैं और अब के समय में वो सबके लिए, स्पेशली यूथ के लिए, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी के बारे में। एन.आर. नारायण मूर्ति, जिनका पूरा नाम नागावारा रामाराव नारायण मूर्ति है, उनका जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। वह एक मिडिल क्लास और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। नारायण मूर्ति जी बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्हें मैथ और फिजिक्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद था और इसके साथ ही इस फील्ड में उन्हें हमेशा कुछ न कुछ ज़्यादा सीखने और पढ़ने की कोशिश करते थे। नारायण मूर्ति जी के चाचा जी एक सिविल सर्वेंट थे और इस वजह से उनके पिताजी भी चाहते थे कि नारायण मूर्ति जी भी अपना करियर इसी फील्ड में बनाएं। लेकिन नारायण मूर्ति जी की इच्छा इससे अलग थी। उनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। वो इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आईआईटी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया और आईआईटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में उन्होंने हाई रैंक स्कोर किया और इसके साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। लेकिन स्कॉलरशिप उनके एजुकेशनल एक्सपेंस को पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पा रही थी। नारायण मूर्ति जी के पिताजी आईआईटी कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इस वजह से ही उन्होंने नारायण मूर्ति जी को एडवाइस किया कि वो किसी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियर की डिग्री ले लें। और ईयर 1969 में उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आईआईटी कानपुर में रहते हुए नारायण मूर्ति जी की मुलाकात अमेरिका के एक फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट से हुई, जिनकी बातों से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए। इस इवेंट ने नारायण मूर्ति जी को फ्यूचर में आईटी सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया। अपना कोर्स पूरा करने के बाद उनके पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स था, क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोग ही कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होते थे। यही वजह थी कि उन्हें एचएमटी, टेल्को और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनीज से जॉब ऑफर्स आई, जिसने उन्हें हाई सैलरी ऑफर किया। लेकिन उन्होंने इन सभी जॉब ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया और फिर चीफ सिस्टम प्रोग्रामर के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला। तब उन्होंने टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करने पर काम किया और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बेसिक इंटरप्रेटर डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद आईआईएम अहमदाबाद टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करने वाला वर्ल्ड का 3rd बिजनेस कॉलेज बना। इससे पहले सिर्फ हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये सिस्टम प्रेजेंट थी। नारायण मूर्ति जी आईआईएम में दिन भर मेहनत करते और हमेशा वहाँ कुछ न कुछ सीखते थे। इसी वजह से नारायण मूर्ति जी को आज भी लगता है कि आईआईएम में शामिल होना उनके प्रोफेशनल लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि नारायण मूर्ति जी बिजनेस करना चाहते थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया और फिर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था सॉफ्ट्रॉनिक। लेकिन ये कंपनी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। वो लगभग 1.5 साल के बाद फेल हो गई। कंपनी के फेल हो जाने के बाद उन्हें बहुत नुकसान हुआ और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने एम्बिशन को, अपने एम को साइड में रख के फिर से पाटनी कंप्यूटर सिस्टम पुणे में जॉब ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन जॉब करने के बाद नारायण मूर्ति जी इंडिया से बाहर वेस्टर्न कंट्री चले गए। वहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। वेस्टर्न कंट्री में रहते हुए ही नारायण मूर्ति जी के साथ कुछ अजीब सी घटना घटी, जिसके बारे में खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। एक्चुअली हुआ ये था कि यूगोस्लावियन बुल्गारियन बॉर्डर के बीच में एक शहर थी
जहाँ पे कम्युनिस्ट एरा चलता था उस वक्त। नारायण मूर्ति जी को वहीं पर बेवजह बिना किसी अच्छे रीज़न के अरेस्ट कर लिया गया और एक्सपेल कर दिया गया। इससे पहले नारायण मूर्ति जी कम्युनिस्ट माइंडसेट के पर्सन हुआ करते थे, लेकिन इस इवेंट ने उन्हें कम्युनिस्ट से कंपैशनेट कैपिटलिस्ट में बदल दिया। वो वापस इंडिया आ गए और उनकी जो पहले की कंपनी फेल हो गई थी उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अपनी गलती को सुधारते हुए वो 6 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर फिर से एक इन्फोसिस नाम की कंपनी की शुरुआत की। उस वक्त उन्होंने इन्फोसिस कंपनी में 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया था। नारायण मूर्ति जी इस कंपनी में ईयर 1981 से 2002 तक इसके सीईओ बने रहे। वो लगभग 21 साल तक इस कंपनी में सीईओ के रूप में काम करते रहे और इस कंपनी को आगे बढ़ाते रहे। फिर ईयर 2002 से 2006 तक वो इन्फोसिस बोर्ड के चेयरमैन बने रहे और फिर उन्होंने चीफ मेंटर के रूप में भी काम किया। ईयर 2000 में नारायण मूर्ति जी को चेयरमैन एमेरिटस का टाइटल मिला और अगस्त 2011 में ही उन्होंने इस कंपनी से रिटायरमेंट भी ले लिया। जब उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा तो इस कंपनी की सिचुएशन बिगड़ने लगी। इस कंपनी का मैनेजमेंट उथल पुथल होने लगा। इसी वजह से नारायण मूर्ति जी ने जून 2013 में फिर से इस कंपनी में डायरेक्टर के रूप में वापस आ गए। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस जैसी कंपनी स्टार्ट की। आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को स्टार्ट करना नारायण मूर्ति जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कंपनी स्टार्ट करना और इसे इस मुकाम तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इंडिया में उस वक्त लाइसेंस राज चलता था और इसी वजह से उस वक्त बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को इसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेंदी प्रोसेस करना पड़ता था और वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, वो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐसे समय में भी नारायण मूर्ति जी ने इतना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया। वो काफ़ी अच्छे बुरे दिन से गुजरे। उनके लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और ऐसा ही एक समय होता है जब हर किसी को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो उसे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करे, उनका हौसला बढ़ाए और वो हमेशा उन पर विश्वास करे, सपोर्ट करे। नारायण मूर्ति जी के लाइफ में भी एक ऐसी पर्सन थी जो उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी और उनका सपोर्ट करती थी। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी थी। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक की ही एक एडुकेटेड फैमिली में हुआ था। बचपन से ही शिक्षित माहौल में होने की वजह से सुधा मूर्ति जी में कम उम्र से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने का पैशन था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बेंगलोर के BBB कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स की थी और अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद वो टेल्को कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने लगी और इसी वजह से सुधा मूर्ति जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति जी एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसके साथ ही वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और इन्फोसिस की चेयर वूमेन भी हैं। एक्चुअली सुधा मूर्ति जी की मुलाकात नारायण मूर्ति जी के साथ पुणे में जब वो काम कर रही थी तभी हुई थी। इसके बाद उन्होंने 10 फरवरी 1996 को एक दूसरे से शादी भी कर ली। उनके शादी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि उनकी शादी में टोटल 800 रुपीज़ का खर्च आया था और उस वक्त उन दोनों फैमिलीज़ ने 50-50 का खर्चा उठाया था। सुधा मूर्ति जी के फैमिली ने भी 400 का खर्च किया और नारायण मूर्ति जी के फैमिली ने भी 400 का खर्च किया था। नारायण मूर्ति जी ने शादी होने के बाद ही इन्फोसिस कंपनी स्टार्ट की थी। मैंने बताया कि उन्होंने इन्फोसिस कंपनी में 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये 10,000 का अमाउंट अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से ही बोरो किया था। नारायण मूर्ति जी के क्लियर एम्बिशन और सुधा मूर्ति जी के विश्वास ने सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट हुई कंपनी को आज बिलियनियर कंपनी बना दी। अभी के समय में इन्फोसिस कंपनी लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स रखती है और उनमें से हज़ारों वर्कर्स मिलियनियर हो चुके हैं।
इन्फोसिस कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज मतलब नैस्डैक में भी लिस्ट होने वाली इंडिया की फर्स्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। इन्फोसिस के फाउंडेशन के बाद सुधा मूर्ति जी ने पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट फाउंड किया और इस ट्रस्ट की मदद से उन्होंने कर्नाटका में फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में 2300 से भी ज़्यादा घर बनवाए, 16,000 पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए और लगभग 7,000 से भी ज़्यादा उन्होंने लाइब्रेरीज़ बनवाई है। ये ट्रस्ट पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक हाइजीन को भी कवर करती है। सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी के सोशल वर्कर्स के अचीवमेंट्स और उनके स्ट्रगल हार्ड वर्क की वजह से उन्हें बहुत सारा अवार्ड्स मिल चुका है। ईयर 2000 में नारायण मूर्ति जी को पद्मश्री का अवार्ड मिला था और ईयर 2002 में सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री का अवार्ड मिला। ईयर 2008 में नारायण मूर्ति जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नारायण मूर्ति जी को अपने स्ट्रगल हार्ड वर्क के रिजल्ट में जो अचीवमेंट मिला है, उनके इसी लाइफ स्टोरी से यूथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इनकी स्टोरी से ही इंस्पायर होकर वो अपनी भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की, अपने एम को स्ट्रगल के साथ अचीव करने का पैशन रखते हैं। नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी अपने प्रोफेशनल लाइफ से ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी वो अब के समय में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वो अक्सर इंटरव्यू लेती रहती हैं और अपनी लाइफ स्टोरी से सभी को मोटिवेट करते रहते हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपने स्टोरी को विराम देती हूँ और आगे एक थे राजा एक थी रानी, सुन ली कहानी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो में मैं और भी ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर करती रहूँगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।